होता है, समझते नहीं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर 6 थ्रू 18 समझा था और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी टाइम फिक्स करना हो, जब कभी समय का निर्धारण करता है, अगर कोड करेगा और उस टाइम पे आपने नहीं किया, देन यू हैव टू मूव एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 148 का आवेदन करना पड़ेगा। और अगर वो टाइम डायरेक्ट ने किया हुआ है, डायरेक्ट ने किया हुआ है और आप उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो आपको 151 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये आपको मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था। जैसे मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 डेज दिए होते हैं, 30 डेज दैट कैन बी एक्सटेंड अप टू 60 डेज, 30 प्लस 60 हो जाता है 90 डेज। तो लास्ट क्लास में समझा था कि अगर कोर्ट ने टाइम फिक्स किया है देन यू हैव टू मूव एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 148, और डायरेक्ट ने अगर कोई का टाइम दिया है और उसका ज्यादा कोई टाइम चाहिए तो आपको 151 में जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। ठीक है, लिखवा देता हूँ। मैं आपको यहाँ से ये जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर 6 रूल 18, मतलब ऑर्डर 6 हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है, मतलब ऑर्डर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर 7। अब ऑर्डर 7 की मैं बात करूंगा तो ऑर्डर 7 में कुछ टॉपिक्स हैं दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन इन दैट रिगार्ड कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। देखिए सीपीसी लगातार पढ़ते रहिए, इससे लॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब ऐसा है कि ग्रंथ एक तरह का जो चल रहा है। ऑर्डर 21 भी मैं बहुत ऊपर से पढ़ाऊंगा, जितना रिलेवेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतने ही डिटेल में इसमें बात करूंगा। आ जाइए ऑर्डर 7 में। जहां मैं बात करता हूं ऑर्डर 7 की, तो ऑर्डर 7 में सर ऐसा है, कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट। अगर तुम पूरे ऑर्डर 7 में देखोगे तो उसके रूल्स जो हैं ऑर्डर 7 के थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, मेरी बॉडी जितना परमिट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा फीवर है और अभी जस्ट न्यूमोस्लाइड और सिट्राजिन लिए मैंने क्योंकि मुझे ठंड लग रही है काफी तेज। देखिए ऑर्डर 7 की जब मैं बात करता हूँ, प्लेंट की मैं बात करता हूँ, मैं वाद पत्र की बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेंट, तो इसमें जो रूल है वो 1 से लेकर 17 है। आप सिर्फ अगर आपको लगता है कि रूल्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है सर, चैप्टर है और ये सेक्शन है। तो मैं इस तरह से भी याद करूं, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हम इसको ऑर्डर कहते हैं। उसके 17 रूल्स हैं। एक ऑर्डर में कितने रूल है, 17। ऑर्डर 7 में 17 रूल्स है टोटल। इसमें जो ऑर्डर रूल 1 से लेकर 8 है, ये बहुत जनरल बात करेंगे। जनरल मतलब सामान्य बात कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, प्लेंट में क्या लिखो, वाद पत्र में क्या क्या होना चाहिए, वाद पत्र में क्या क्या चीजें आएंगी, कोर्ट का नाम आएगा, पार्टीज के नाम आएंगे, डिस्क्रिप्शन आएगा, अगर प्लेंटिव अनसाउंड है, विकृत व्यक्ति, तो उसका भी अलग से लिखो। हर चीज बेसिक फंडामेंटल हम समझ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल्स स्टार्ट होते हैं नो के बाद से। रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 7 रूल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिए। ऑर्डर 7 रूल 9 और ऑर्डर 5 रूल 9, इन दोनों को साथ में पढ़ना हमेशा। और ऑर्डर 7 रूल 9, इसको बोलते हैं प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। वाद पत्र को स्वीकार किए जाने पर, लिखिए वाद पत्र को स्वीकार किए जाने पर, यहाँ लिखिए सामान्य नियम तो क्या है 1 से लेकर 8 तक। ऑर्डर 7 रूल 9 क्या बोलता है, वाद पत्र को स्वीकार किए जाने पर, वाद पत्र को स्वीकार किए जाने पर प्रक्रिया, वाद पत्र को स्वीकार किए जाने पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ प्लेंट, ठीक है। दूसरा लिखिए रिटर्न ऑफ प्लेंट, वाद पत्र को लौटाया जाना, वाद पत्र को लौटाया जाना। इसमें हम पढ़ेंगे रूल 10, 10A, 10B, ठीक है, 10A, 10B, वाद पत्र को लौटाया जाना, रिटर्न ऑफ प्लेंट। अभी डिफरेंसेस पूछते हैं इनके, क्या पूछते हैं, डिफरेंसेस, इनके डिफरेंसेस आते हैं, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के कौन से सर, वाद पत्र को
खारिज करना या रद्द करना। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, दिस इज 11 to 13। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र को रद्द करना या खारिज करना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इन दोनों का डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ पूछे ना पूछे, तुमने अगर ये कहते ना कि सर सीपीसी मेरा फेवरेट है, तो आपसे एक ही चीज पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बीच में क्या अंतर है। अपने एक स्टूडेंट है, वो सेलेक्ट नहीं हुए, उनका नाम है मोनिका, मोनिका चौधरी। शी इज वेरी गुड गर्ल, और वो मेरी जूनियर भी थी, तो मुझे हमेशा वो भैया ही बोलती रहती थी एंड ऑफ द, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में भी था मैं, तभी मेरे को भैया ही कह के आंसर दे रही थी, क्योंकि जो बच्चों के मुंह पे चढ़ जाता है ना वो थोड़ी उतरता है। तो उसने इंटरव्यू के बाद उसने फोन किया कि सर आपने जो बताया था ना, कि भैया जो आपने बताया वही सब उन्होंने पूछा है अंदर मुझसे। लास्ट है डॉक्यूमेंट विद प्लेंट, वाद पत्र के साथ, वाद पत्र के साथ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स विद प्लेंट, दिस इज 14 to 17। हमें ये सब डिस्कस करना है। डॉक्यूमेंट विद प्लेंट, जनरल रूल है रूल 1 to 8। लिखने स्टार्ट करेंगे। लिखिए, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट। क्वेश्चन डालिए, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट। वाद पत्र की विष्टियां, विष्टियां क्या होती है, वाद पत्र की विष्टियां क्या होती है, वाद पत्र की विष्टियां क्या होती है, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट। रूल नंबर 1 लिखिए, रूल 1, नियम 1, नियम 1, वाद पत्र में निम्नलिखित विष्टियां होती है, वाद पत्र में निम्नलिखित विष्टियां होती है। द प्लेंट हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, द प्लेंट हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, द प्लेंट हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला पॉइंट लिखेंगे, नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट, इन विच सूट इज ब्रॉट, नेम ऑफ कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट। उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है, वो उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। नेम ऑफ कोर्ट वेयर सूट इज ब्रॉट, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। पॉइंट नंबर बी लिखिए, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ प्लेंटिफ, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ प्लेंटिफ। वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ प्लेंटिफ। पॉइंट नंबर सी लिखिए, या थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ डिफेंडेंट, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ डिफेंडेंट। प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। पॉइंट नंबर चौथा लिखिए, इफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अनसाउंड, इफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अनसाउंड, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत व्यक्ति हों, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत व्यक्ति हों, where plaintiff or defendant is unsound or minor, then statement in this regard, then statement in this regard, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत व्यक्ति हों, तो उस संदर्भ में कथन, तो उस संदर्भ में कथन, तो उस संदर्भ में कथन। पांचवा लिखिए, कॉज ऑफ एक्शन, पांचवा लिखिए कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतुक, वाद हेतुक। छठा लिखिए, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, छठा लिखिए जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अधिकारिता, न्यायालय की अधिकारिता, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अधिकारिता। सातवां लिखिए, रिलीव द प्लेंटिफ क्लेम्ड, रिलीव द प्लेंटिफ क्लेम्ड, वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, 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 वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। आठवां लिखिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। यदि कोई मुजरा या प्रतिदावा, यदि कोई मुजरा या प्रतिदावा किया गया है तो, यदि कोई मुजरा या प्रतिदावा किया गया है तो, यदि कोई मुजरा या प्रतिदावा किया गया है तो। नवा लिखिए, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नवा लिखिए, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर।
वाद के विषय वस्तु के मूल्य के संदर्भ में कथन, वाद के विषय वस्तु के मूल्य के संदर्भ में कथन, वाद के विषय वस्तु, वाद के विषय वस्तु के मूल्य के संदर्भ में कथन। ठीक है, तो सर प्लेंट में बेसिकली ये बेसिक चीज होती है। अगर आप प्लेंट को समझेंगे ना, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। रटने की जरूरत क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखिए अगर आप समझेंगे तो हम जब भी हम मैंने आपसे आपसे जब भी मैंने क्लास में प्लेंट बनवाई है, तो मैंने हमेशा क्या बनाया है? सबसे पहले लिखा है ना इन द कोर्ट ऑफ, देखिए हमेशा यही लिखा है ऊपर, सिविल जज। सबसे पहले कोर्ट का नाम आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर वादी का नाम, ठीक है ना, दिस इज द सेकंड पॉइंट। वर्सेस प्रतिवादी का नाम, पता, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। यही तो है। चौथा पॉइंट क्या है? अगर अवयस्क या वो है तो फिर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही आएगा, द प्लेंटिफ इज अनसाउंड बाइनरी है। ठीक है ना, तो मतलब रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोर्ट का नाम, दूसरा वादी प्रतिवादी उनके जो भी नाम, दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया, फिर अवयस्क के रिगार्डिंग कथन हो गया, फिर चौथे पॉइंट, फिर पांचवें पॉइंट में कोज ऑफ एक्शन आ गया। ठीक है ना, कि क्या वाद हेतु के, किस वाद, क्या चीज का वाद हेतु के, जिसपे आप मतलब क्या कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए आप कोर्ट के सामने आए हैं, आपको कौन सा लीगल राइट वायलेट हो गया जिसके लिए आप कोर्ट के सामने आए हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स को रटना मत, लिस्ट को समझने की कोशिश करोगे तुम, यू विल इजीली गेट इट कि हाँ सर ये सब चीजें होती है। अगर रटने जाओगे ना सर, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि यार रट के मैं सब कुछ कर दूं, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू लर्न एंटायर सीपीसी। समझो, फिर याद करो और बार बार पढ़ो। देखिए जितनी बार आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे, उतने ज्यादा एग्जाम निकालने के चांसेस होते हैं। पहले तो एक बार सब्जेक्ट पूरा थोरोली आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहले आपका सब्जेक्ट थोड़ी, देखिए आप प्री में निकाल सकते हैं, मेंस भी निकाल लेंगे जितनी आप पढ़ाई करते हैं, और इंटरव्यू तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में सक्सेस होने की गारंटी नहीं है। फिर वो चीजें क्या होती है, फिर वो भाग्य भी छूट जाती है। किस पे छूट जाती है? हम कहते हैं हमारा भाग्य कमजोर है, फिर हमारा लक्ष्य साथ नहीं दे रहा। तो एक बार सब्जेक्ट को थोरोली पढ़िए, कंसेप्चुअली पढ़िए, और उसके बाद उसकी मल्टीपल रिविजन कीजिए, मल्टीपल रीडिंग्स कीजिए। मैं भी देखता हूँ कैसे एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है ना सर? रूल 2 लिखिए, वेर प्लेंटिफ सीक्स रिकवरी ऑफ मनी, वेर प्लेंटिफ सीक्स रिकवरी ऑफ मनी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी वादी, जहां कहीं भी वादी, जहां कहीं भी वादी धन की वसूली के लिए वाद चाहता है, जहां कहीं भी वादी धन की वसूली के लिए वाद चाहता है, वेर प्लेंटिफ सीक्स रिकवरी ऑफ मनी, देन ही शेल स्टेट प्रिसाइज अमाउंट, देन ही शेल स्टेट प्रिसाइज अमाउंट। तो 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 दावे में रकम का, तो दावे में रकम का कथन देगा, तो दावे में रकम का कथन देगा, तो दावे में रकम का कथन देगा। देन ही शेल स्टेट प्रिसाइज अमाउंट, देन ही शेल स्टेट देन ही शेल स्टेट प्रिसाइज अमाउंट, जो प्रिसाइज अमाउंट है उसको स्टेट करेगा। पॉइंट नंबर इस लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, द फॉलोइंग मैटर्स अप्रोप्रिएट अमाउंट इज सफिशिएंट, इन फॉलोइंग मैटर्स अप्रोप्रिएट अमाउंट इज सफिशिएंट। मतलब सामान्य नियम तो ये है कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, सब कोई किसी के ऊपर पैसे के लिए वाद लेके आता है, तो फिर स्पेशली बताएगा सर 5 लाख रुपए तो है, और 3 साल जब मैं सूट फाइल कर रहा हूँ, अभी तक इसका ब्याज 50,000 रुपए हुआ है। तो उसको फिक्स अमाउंट लिखना पड़ेगा। समझ में ही बात? उसको क्या मेंशन करना पड़ेगा सर? फिक्स अमाउंट। लेकिन कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पे लमसम अमाउंट भी होगा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी वो बता देगा, तो भी सफिशिएंट है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ सूट ऐसे होते हैं जहां पे फिक्स अमाउंट नहीं निकाल सकते आप। जहां पर आप एक अमाउंट पे नहीं पहुंच सकते। जैसे एक अकाउंटेंट है जिसने क्या किया है सर, गबन किया, जिसने क्या फोर्जरी करी है आपके अकाउंट्स के अंदर, और वो लगभग 10 साल से फोर्जरी कर रहा था, आपने कभी पकड़ा नहीं उसको। बात समझ में आई? अरे कोई कितने गलत काम कर ले, कभी ना कभी तो पकड़ाई में आएगा ही ना। थोड़ी ना कि तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे कभी। मान लीजिए एक आदमी फोर्जरी करता है, उसको उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और जब उसको पकड़ा गया, जब उसको पकड़ा गया, तो अब उसको नहीं पता उसने कितना कितना गबन किया है। आपको तो नहीं पता ना, तो आप उसके खिलाफ अगर सूट भी फाइल करोगे रिकवरी का, तो आप अप्रोक्स अमाउंट तो लिखोगे, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना आपको अकाउंट्स आपके पास में, जितना ट्रेसेबल अमाउंट है, 3 साल का लिखेंगे, क्योंकि 3 साल तक की क्या है सर, लिमिटेशन है। लिमिटेशन 3 साल का, तो 3 साल ही लिखेंगे ना। अब 10 साल पहले कोई गबन किया तो उसका आज थोड़ी लेके आएंगे सूट, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड गया उसका कोर्स ऑफ एक्शन का। बात समझ में आई? तो लिखिए, द फॉलोइंग मैटर्स अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज सफिशिएंट, इन फॉलोइंग मैटर्स अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज सफिशिएंट। निम्नलिखित मामलों में, निम्नलिखित मामलों में
लगभग मूल्य की मात्रा, लगभग मूल्य की मात्रा, लगभग मूल्य की मात्रा वाद पत्र में अभिलिखित की जाएगी। लगभग मूल्य की मात्रा वाद पत्र में अभिलिखित की जाएगी। पहला लिखिए मेसने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट। पहला लिखिए मीन प्रॉफिट, कहाँ दिया हुआ है मीन प्रॉफिट, कहाँ डिफाइन है, 2.12 में ना। मेसने प्रॉफिट मीन प्रॉफिट 2.12 में डिफाइन किया है। पहला लिखिए मेन मेसने प्रॉफिट, अंतकालीन लाभ, पहले लिखिए अंतकालीन लाभ। दूसरा लिखिए एनी अमाउंट ड्यू ऑन अनसेटल्ड अकाउंट्स, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अनसेटल्ड अकाउंट्स, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अनसेटल्ड अकाउंट्स। कोई ऐसी रकम, कोई ऐसी रकम, कोई ऐसी रकम जो हिसाब किए जाने पर, ऐसी रकम जो हिसाब किए जाने पर, हिसाब किए जाने पर सौध्य पाई गई, सौध्य पाई गई, कोई ऐसी रकम जो हिसाब किए जाने पर सौध्य पाई गई। थर्ड पॉइंट लिखिए there is movable property in possession of defendant, there is movable property in possession of defendant, there is movable property in possession of defendant। प्रतिवादी के, प्रतिवादी के कब्जे में, प्रतिवादी के कब्जे में कोई जंगम वस्तु, कोई जंगम वस्तु, कोई जंगम वस्तु। चौथा पॉइंट लिखिए सच डेट विच कैन नॉट बी वैल्यूड, सच डेट विच कैन नॉट बी वैल्यूड। ऐसे ऋण, ऐसे ऋण, ऐसे ऋण जिनका मूल्य, जिनका मूल्य प्राकलित नहीं किया जा सकता, प्राकलित नहीं किया जा सकता। ऐसे ऋण जिनका मूल्य प्राकलित नहीं किया जा सकता, ऐसे ऋण जिनका मूल्य प्राकलित नहीं किया जा सकता। सर रूल 3 लिखिए, नियम 3। तो सर जो भी मैंने लिखवाया उसमें क्या है, मतलब आप अप्रोक्स अमाउंट लिख सकते हो, लगभग का कोई मूल्य हो आपके पास, आप वो मेंशन कीजिए कि ऑलमोस्ट 5 लाख बाकी है। जब फिक्स नहीं है तो फिर चलता है, ठीक है ना सर। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अकाउंटेंट से आपने हिसाब देखा तो कौन से वाले पॉइंट में जा रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, किस में जाएगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने भी आपको अकाउंटेंट वाला, बताओ कौन सेकंड में जाएगा, क्योंकि जब सेकंड में जब आपने हिसाब निकाला तभी तभी पता लगा आपको, समझ में आई बात। सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है ना वो, और उसके ऊपर चाहे तो आप एफआईआर भी करा सकते हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी करा सकते हो। आपराधिक न्यास भंग जिसको हम कहते हैं, तो आप आपराधिक न्यास भंग के ऊपर भी एफआईआर करा सकते हो उसके ऊपर अगर आप चाहें तो। तो यू हैव मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन अप्रोच द बेसिक प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा ऋण जिसको आप वैल्यू नहीं कर सकते, जैसे आपने आपने एक उसको शक्कर की बोरी दे दी, आप एक आपकी एक लाला जी की दुकान है, आप सेठ जी हो, आपको एक आदमी आया कि ऐसे घर में बेटी की शादी है तो मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा इसका, ठीक है ना, आपने उसको शक्कर की बोरी दे दी, ठीक है, आपने उसको तिल का पेपर दे दिया, आपने फिर उसको, आपने उसको हर चीज लिख लिख के दे दी, आपने उसको डेट ही तो दिया ना, अल्टीमेटली पैसा थोड़ी लिखे गया आपसे वो। अब जो भैया रेट तो ऊपर नीचे जाएगा ना, आपने कह दिया कि ठीक है ले जा तू, तेरे को लेके जाना है, लेकिन जब तू पैसा चुकाएगा तो उस दिन की रेट के हिसाब से पैसा चुकाना पड़ेगा, उस दिन की जो मार्केट की रेट चल रही होगी। अब ऐसा जो ऋण है इसको आप मूल्य थोड़ी कर सकते हो, कर सकते हो क्या। तू उधारी लेके जा रहा है ना, लेके जा, लेकिन जिस दिन तू पैसा चुकाना आएगा उस दिन की मार्केट रेट की वैल्यू लूंगा, मंजूर है तो ले। तो ठीक है भाई। और मान लीजिए शक्कर की बोरी की रेट बूस्ट हो गई या डाउन हो गई, बढ़ भी तो सकती है घट भी तो सकती है, लेकिन घटने के चांसेस तो बहुत ही लेस है। ये थोड़े ना कि सोना वापस 50,000 पे आ जाएगा, आएगा क्या अभी, सोने का रेट 78 हो गया है, 70 था भी कुछ दिन पहले। और जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा सोचो उसका कितना, उन्हें 100 ग्राम गोल्ड लिया होगा 60,000 की रेट में, तो गोल्ड कितना दे गया होगा अब। 100 ग्राम गोल्ड या 1 करोड़ गोल्ड, एक किलो गोल्ड लिया होगा तो अरे जब भी जिसने लिया होगा पहले, एक टाइम था, मैंने मेरी लाइफ में गोल्ड 25-30 रुपए की, 25-30 हजार रुपए देखा है मैंने। मैंने पेट्रोल देखा हुआ है मैंने 45-46 रुपए, 45 रुपए 46 रुपए लीटर का पेट्रोल देखा हुआ है मेरा। हमने 50 देखा हुआ मैंने, मतलब 45-42-45 इतना पेट्रोल देखा हुआ है मेरा, ये रेट का। ये तो अभी भी बढ़े हैं, पहले तो 70 रुपए 80 रुपए ही था, आज के 10 साल पहले तो 62 रुपए 65 रुपए 70 रुपए। इतना महंगा थोड़ी था पेट्रोल, तुमको लगा था बहुत महंगा हो। गोल्ड भी इतना महंगा नहीं था, गोल्ड था लगभग 30,000 35,000 रुपए, इतना ही था। कोरोना में लोगों ने गोल्ड बेचा ना, कि देखिए
अगर 1.5-2 साल अगर आपका धंधा नहीं चलेगा तो क्या करोगे? गोल्ड ही बेचोगे फिर। तो उस वजह से गोल्ड बिकने आया तो सस्ता हो गया गोल्ड, मार्केट डाउन हो गया, कोई पैसा नहीं था लोगों के पास, तो लोग गोल्ड निकाला उन्होंने। सबसे देखिए गोल्ड वगैरह जो होते हैं ना, ये सबसे सेफ हो रहते हैं बिकने में जाते हैं। तो अभी तुम लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, मकान खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, वो बिकने में नहीं आते, याद रखना। इतना से बिकने में नहीं आएगा। खरीदने जितना आसान है, बेचना उतना ही मुश्किल है। जबकि गोल्ड में उल्टा सीन है, आप जब जाओगे तब बेच दोगे जाके। अपने पास तो कुछ है नहीं बेचने के लिए। नहीं, मेरे को शौक नहीं है ये सब गोल्ड वोल्ड पहनने का। मुझे कभी शौक भी नहीं रहा इन सबको पहनने का कि ये पहनूं वो पहनूं। एंड आई नेवर लाइक्ड इट, मतलब मुझे कभी पसंद भी नहीं है कि ये सब पहना जाए। एक सिल्वर की चेन पहनाई घर वालों ने, सिर्फ इसलिए कि गुस्सा उस्सा शांत रहे, बस वही वही पहनता हूँ। चलिए कहाँ थे हम लोग? रूल 3 लिखिए। Wherever immovable property, then description of property. Wherever immovable property, then description of property. जहाँ कहीं भी स्थावर संपत्ति, जहाँ कहीं भी स्थावर संपत्ति का मामला है, नियम 3 में लिखिए, जहाँ कहीं भी स्थावर संपत्ति का मामला है। Wherever immovable property, then description of property. जहाँ कहीं भी स्थावर संपत्ति का मामला है, तो उस संपत्ति का, तो उस संपत्ति का, तो संपत्ति का वर्णन पर्याप्त होगा। तो संपत्ति का वर्णन पर्याप्त होगा। तो संपत्ति का वर्णन पर्याप्त होगा। और आइडेंटिटी और रिकॉर्ड, और आइडेंटिटी ऑफ रिकॉर्ड, और उसकी पहचान, और उसकी पहचान, और उसकी पहचान या, और उसकी पहचान या भू व्यवस्थापन, उसकी पहचान या भू व्यवस्थापन, भू व्यवस्थापन, भू व्यवस्थापन अभिलेखों में सीमाओं का संख्यांकन पर्याप्त होगा। भू व्यवस्थापन या अभिलेखों में सीमाओं का संख्यांकन पर्याप्त होगा। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी और रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट, और रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट, और रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट, और बाउंड्री, और बाउंड्री मस्ट बी स्पेसिफाइड, मस्ट बी स्पेसिफाइड, मस्ट बी स्पेसिफाइड। मान लीजिए किसी जमीन पर कब्जा हो गया है, अब कब्जा जिस जमीन पे हुआ है, आपको क्या एड्रेस देना पड़ेगा ना कि सर मेरा मकान नंबर ये है, इस पर इस आदमी ने कब्जा कर लिया, इस कॉलोनी में मेरा ये मकान नंबर ये है, जिसकी जिसकी साइज ये है, जो कि लैंड रिकॉर्ड में ये है, और नगर पालिका ने जो पट्टा इशू किया है उसका एक मैप निकाल दोगे कि सर इस पट्टे का ये मैप है जो इस कॉलोनी में यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन आपने पूरा बता दिया कि मकान नंबर ये है, कॉलोनी ये है, और नगर पालिका, नगर निगम जो भी आपके वहाँ लगती है, जिसके पास रिकॉर्ड में था, तो आपने उसकी एक प्रतिलिपि ले ली फीस पे करके, उसकी उसकी एक, उसको कहते हैं नक्कल निकलवाना, क्या बोलते से? तो आपने एक नक्कल निकलवा के उसके पीछे वाद पत्र के पीछे लगा दी, इन द एनेक्सर 1 या परिशिष्ट संख्या क्रमांक 1 के अंतर्गत, हम इसको वहां पे आपने उसको अटैच कर दिया। तो सूट फाइल कर रहे हो ना आप बेसिकली। अब वकील बनने की ट्रेनिंग यही स्टार्ट होगी तुम्हारी, ठीक है ना? मतलब आप क्या करोगे, वाद पत्र जब भी बनाओगे तो आपको बता ही दिया कि पीछे परिशिष्ट दिया हुआ है, पीछे दिया ना एनेक्सर्स दिए हुए ना, पीछे अपने दिखाया था उस दिन आपको। डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनेक्सर्स दिए हुए हैं, उनके संख्यांक दिए हुए हैं, आप जाके वहां से ले सकते हैं। सेकंड ऑफ बात ये समझिएगा, दूसरी बात ये समझिए कि जब कभी भी चीजें इस तरह से काम करती है, जब कभी भी आप एक डिस्क्रिप्शन देते हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, स्थावर संपत्ति के बारे में, जब कभी भी आप कोई विवरण देते हो, ब्यौरा देते हो, तो जो विवरण और ब्यौरा जो दिया जाता है, ये विवरण ब्यौरा इस आधार पर दिया जाता है कि आपकी संपत्ति की पहचान क्या है। देखिए मार्किंग तो जरूरी है ना कि किस संपत्ति के लिए सूट फाइल किया है, कोर्ट ने बोलिया कौन सी प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया है भैया, ये तो बताओ। तो आप बताओगे ना, नगर पालिका पट्टे की नकल दिखाओगे, नकल में भी दिखाओगे कि सर वहां पे भी ओनर मैं ही हूँ, कि आज मेरी स्थिति में नहीं है। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, कमिश्नर भी भेज सकता है कि जाओ विशेष स्थिति क्या है, कौन उस मकान में रह रहा है, जाके पता लगाओ, अड़ोस पड़ोसी से पूछो कौन उस मकान में रह रहा है। तो कमिश्नर के काम होते हैं सब, ठीक है ना? अभी हम पढ़ेंगे, कमिश्नर पढ़ेंगे, एक आदमी कोर्ट में कमिश्नर होता है। जैसे अब कोर्ट में सूट फाइल हो गया, मान लीजिए कोर्ट में फालतू सूट फाइल किया, वो आदमी ही रहता उस घर में, लेकिन दूसरे को हरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए सूट फाइल कर रखा हो। तो कोर्ट जनरली क्या कर रहा है इन केसेस में, कोर्ट देखेगा कि विषय वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, प्रतिवादी को बुलाएगा, पूछेगा वास्तविक स्थिति क्या है। प्रतिवादी बोला नहीं सर मैं तो कभी गया ही नहीं वहां पे, पूछेगा भैया तो गया नहीं, नहीं सर इसने किसी और को रखा हुआ है। क्या होता है इन केसेस में, होता है सर इसी ने 4 पहलवानों को बिठा रखा है उस घर में,
क्या बोलता है वो जाके, सर इसी आदमी ने 4 पहलवान अंदर बिठाए हुए हैं घर के अंदर, ये तो नहीं है वहां पे, लेकिन कब्जा इसी का है, जो 4 पहलवान है ना इसी ने भेजे हैं। तो फिर कमिश्नर जाएगा, जाके बात करेगा कि बुलाओ उनको, एक लोकल जो पुलिस है उसको बोलेगी जाओ पता करो कि कौन से आदमी है, एक रिपोर्ट दो अपनी इसमें। पुलिस वाले कोई भी पुलिस अधिकारी को बोल देगा कि जाके उस मकान में देखो क्या क्या सीन है, उनके नाम क्या है उनको भी भेजो नोटिस। तो यूजुअली दिस हाउ द कोर्ट फंक्शंस इन दोज मैटर्स। हम लोगों ने सारे में पढ़ा कि कब्जा छुड़वाना कैसे होगा, लेकिन कब्जे को तक जाना कैसे होगा ये भी तो आप समझिए, ठीक है ना। रूल 4 लिखिए, वेरेवर देयर इज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट, ऑर्डर 7 रूल 4 में पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन दोबारा लिख लीजिए, वेरेवर देयर इज रिप्रेजेंटेटिव सूट, जहां कहीं भी प्रतिनिधित्ववाद है, जहां कहीं भी प्रतिनिधित्ववाद है, वेरेवर देयर इज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट, then statement then statement then statement with respect to interest of person, then statement with respect to statement, then statement with respect to interest of persons, जहां कहीं प्रतिनिधित्ववाद है तो उस संदर्भ में कथन की व्यक्ति क्या हित रखता है, तो उस संदर्भ में कथन की व्यक्ति क्या हित रखता है, व्यक्ति क्या हित रखता है, व्यक्ति क्या हित रखता है, and what steps taken by which he is empowered, and what steps taken by which he is empowered, and what steps taken by which he is empowered, और उसको समर्थ बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा चुका है, और उसको समर्थ बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा चुका है, और उसको समर्थ बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा चुका है, ठीक है। रूल 5 लिखिए, wherever defendant then it shall be shown what interest or liability he has, wherever defendant then it shall be shown what interest or liability he has, जहां कहीं भी कोई प्रतिवादी, जहां कहीं भी कोई प्रतिवादी है, जहां कहीं भी कोई प्रतिवादी है, तो वाद पत्र में बताना होगा कि, तो वाद पत्र में बताना होगा कि, तो वाद पत्र में बताना होगा कि, तो वाद पत्र में बताना होगा कि प्रतिवादी के क्या हित और दायित्व हैं, 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 ठीक है, प्रतिवादी के क्या हित और दायित्व हैं। रूल 6 लिखिए, wherever suit is after limitation, जहां कहीं भी वाद परिसीमा काल के बाद संस्थित किया जाता है, वाद परिसीमा काल के पश्चात संस्थित किया जाता है, वाद परिसीमा काल के पश्चात संस्थित किया जाता है, wherever suit is after limitation period, then statement in that regard, then statement in that regard, then statement in that regard, तो उस संदर्भ में कथन होगा कि, तो उस संदर्भ में कथन होगा कि that how he is exempted under law, that how he is exempted under law, तो उस संदर्भ में कथन होगा कि वह विधि द्वारा, कि वह विधि द्वारा अपवर्जित कैसे है, कि वह विधि द्वारा अपवर्जित कैसे है, अपवर्जित कैसे है। आप समझिएगा, ऑर्डर 7 रूल 6 समझाने का नंबर आ चुका है। जब मैं आपको लिमिटेशन पढ़ाऊंगा, और एक और बात याद रखिए, जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 90% बच्चे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑर्डर 7 रूल 6 नहीं आता। बच्चों को पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, सुनिएगा ध्यान से बात, बच्चों को पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, देखिए सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का क्या बोलता है कि अगर लिमिटेशन खत्म हो गया, एक बार लिमिटेशन खत्म हो गया, मतलब 3 साल 6 साल 12 साल जो जितने भी समय पीरियड है, समय सीमा है, अगर वो खत्म हो गई एक बार, तो बच्चों से पूछते हैं कि मान लीजिए 3 चीजें होती है, देखिएगा इधर, एक होता है सूट, एक होती है अपील, और एक होती है एप्लीकेशन। पूरा सिविल इन तीन ही चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। सेक्शन 5 ये बोलता है, सेक्शन 5 ये बोलता है कि भैया अगर आप अपील का समय था, जैसे 90 दिन में अपील करनी थी, आप नहीं किए, तो आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा दीजिए लिमिटेशन एक्ट की। कोर्ट आपसे पूछेगा कि क्या क्या रीजंस था, आप क्यों नहीं कर पाए 90 दिन के अंदर,
तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगा। आप एप्लीकेशन लगानी थी, आपको एप्लीकेशन लगानी थी, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी एक्सपायर हो गई, अब उसकी जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आने की एप्लीकेशन लगानी थी। आपके पास आर्टिकल 120 में 90 दिन का समय है। आर्टिकल 120 कहाँ पे, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 120 वहां पे आपके पास 90 दिन का समय है, और आप 90 दिन में नहीं लगा पाए तो भी आप क्या कर सकते हो सर, एप्लीकेशन लगा सकते हो। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाओगे, वे डिले कंडोन किया जाए। बस समझ में आई? प्रॉब्लम यहां तक नहीं आती है कि अपील है या एप्लीकेशन है। बच्चों को ये सवाल क्या सवाल पूछा जाता है कि सर कभी सूट को हम डिले कंडोन कर सकते हैं? जो एप्लीकेशन लगती है ना, इसको बोलते हैं विलंब के लिए क्षमा या फिर डिले कंडोनेशन। मतलब जो माफी आपने जो देरी कर दी उसके लिए माफ कर देती है कोर्ट, किसमें, अपील में या एप्लीकेशन में, अपील में या आवेदन के मामलों में लेकिन कोर्ट सूट के मामलों में किसी को नहीं करती। अगर तुम्हें टाइम दिया है कि भाई 3 साल में सूट फाइल करना है, तुमने नहीं किया तो तुम कितनी भी एप्लीकेशन लगा दो, सूट के लिए कभी तुमको माफ नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या कभी अपील और एप्लीकेशन के लिए आप माफ कर सकते हो? मैंने भी पूछा बहुत सारे बच्चों से मॉक में, क्या आप कभी अपील और एप्लीकेशन के लिए डिले कंडोन कर सकते हो? तो बच्चा बोलता है हाँ सर कर सकते हैं। मैंने कहा कहाँ पे कर सकते हैं? बच्चा खुशी खुशी बोलता है ऑर्डर 7 रूल 6। अब ऑर्डर 7 रूल 6 में ना ये बोला हुआ है कि अगर सूट के लिए, वाद पत्र के लिए या वाद के लिए समय खत्म हो चुका है, लिमिटेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम दो चीजें पढ़ेंगे वहां पे, हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेक्शन 4 से लेकर 11 तक एक्सेप्शंस, अपवाद, कि जहां पे लिमिटेशन एक्ट काम नहीं करता। दूसरा पढ़ेंगे हम 12 से 24 तक एक्सक्लूजन, अपवर्जन। जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको तो दोनों चीजें बताऊंगा। तो एक्सेप्शन में तो क्या आते हैं सर कि सर संडे था, लास्ट दिन क्या था सर लिमिटेशन एक्ट का? सर जो लिमिटेशन पीरियड का जो दिन था, 3 साल किस दिन खत्म हो रहे थे? संडे के दिन तो ये कहता है, सेक्शन 4 कहता है कि भैया मंडे को आ जाओ, अगर लास्ट दिन छुट्टी आ गई ना, मंडे को आ जाओ। कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, जज साहब एक्सपायर हो गए, पूरे कोर्ट की छुट्टी कर दी उस दिन पूरे राजस्थान में, तो भैया जिस दिन छुट्टी करी अगर वो आपका लास्ट दिन था तो आप अगले दिन आ जाओ कोर्ट में। अगर मान लीजिए कोर्ट 4 बजे तक चलता है लेकिन उस दिन कोई डेथ हो गई तो 2 बजे कोर्ट बंद कर दिया, तो आप नेक्स्ट डे आ जाओ। सेक्शन 4 बेसिकली ये बात कहता है कि आप सूट फाइल करने अगले दिन आ जाओ। समझ में आई? और अपवाद कहते हैं, जो अपवर्जन है, एक्सक्लूजन कहता है कि अगर से आपने रॉन्ग कोर्ट में, गलत कोर्ट में अगर आप केस फाइल कर रहे थे, आज तक आपने जितना भी समय उस कोर्ट में व्यतीत किया, जितना भी टाइम उस कोर्ट में निकाला, उसको आप एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड को अपवर्जित कर दो उसे। तो कहने का मतलब ये कि सर लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो चुका था, लेकिन अगर आपने एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन का फायदा उठाया है, कुछ परिस्थिति दी हुई है यहाँ पे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। सेक्शन 4 का एग्जांपल दिया मैंने, सेक्शन में 13 या 14 का एग्जांपल दिया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कभी आपने किसी चीज का फायदा उठाया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर 7 रूल 6 में जब आप अपनी वाद पत्र को लिख रहे हैं ना सर, तो वहां पे आप लिखेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 6, उसमें आप लिखेंगे कि सर मैं सेक्शन 12 का फायदा उठा रहा हूँ या 13 का फायदा उठा रहा हूँ या 14 का फायदा उठा रहा हूँ। या फिर आप लिखेंगे उसमें जैसे मैं चेक सेक्शन 4 का फायदा उठा रहा हूँ, या 5 का उठा रहा हूँ, 5 का 6 का उठा रहा हूँ, 7 का उठा रहा हूँ, 8 का उठा रहा हूँ, जो भी आपको लिखना होगा आप लिखेंगे। जो चीज आप मेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए गलत कोर्ट में आपने 1.5-2 साल निकाल दिए, अब कोर्ट ने बोला कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप सही कोर्ट में जाइए। सर प्लेंट लगाई आपने, रिटन स्टेटमेंट लगाई, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या करता है सर, ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन लगा देती है। कौन सी पार्टी? यहाँ पे डिफेंडेंट क्या करता है सर, ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन लगाता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। बोलता है कि सर ये जो सूट फाइल हो रखा है ना, ये गलत कोर्ट में हो रखा है, और जब तक ये स्टेज आई, जब तक उसने एप्लीकेशन लगाई, सर केस को चलते हुए आज 2.5 साल हो चुके थे, 2.5 साल बाद एप्लीकेशन लगाई उसने। आपका जो लिमिटेशन पीरियड था सर, आपका लिमिटेशन पीरियड तो यहीं पे एक्सपायर हो गया। तो जितना भी समय आपने यहां से लेकर यहां तक निकाला है, मतलब 1 साल 1.5 साल मान लो, और क्या, ये 1.5 साल आपको फिर से मिलेगा सूट फाइल करने के लिए। समझ में आई? सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे इसको। अगर आपने जो समय यहाँ निकाला है वो समय आपको वापस मिल जाएगा।
नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लिमिटेशन एक्ट पढ़ाऊंगा, वो उसे बहुत टेक्निकली तरीके से समझाऊंगा मैं। लिमिटेशन एक्ट जिसने पढ़ा हुआ है वो एक बार में समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिमिटेशन तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको एक बार समझ में आएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऑर्डर 7 रूल 6 का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी एक्सेप्शन का, भाई संडे को छुट्टी थी, पर्सन अनसाउंड माइंड है, तो जब तक 18 का नहीं होगा सूट नहीं चलेगा, या फिर एक्सक्लूजन का उसने फायदा उठाया है, तो वो चीज क्या आ जाएगी सर, जब तक उसने कोई एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का फायदा उठाया है तो वो चीज कहाँ जाएगी सर, वो चीज कहाँ जाएगी। आप जब प्लेंट लिखेंगे, जब आप वाद पत्र बनाएंगे तो उस टाइम आप बताएंगे कि सर संडे आ गया था उस दिन इसलिए सर मैं लेट हो गया, तो कहने का मतलब एक बार ऑर्डर 7 रूल 6 पढ़िए, वहां लिखा हुआ है साफ साफ सी बात। Where the suit instituted after the expiration of period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from law is claimed। साफ लिखा हुआ है इन्होंने बहुत स्पष्ट भाषा में, जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात संस्थित किया जाता है, वहां वाद पत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। बात समझ में आई। तो मतलब आपको एक्सेप्शन से एक्सक्लूजन बताने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना सर। भैया अगर आप कोई छूट ले रहे हो कोर्ट से तो आप बताओगे ना उसको कि मैं छूट क्यों लिया जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिखिए, इसमें लिखवा देता मैंने ये, इट वाई इज एग्जेम्प्टेड अंडर लॉ, हो गया था ना, विधि द्वारा पोजित क्यों क्यों किया गया है, यहाँ तक लिखा होगा ना, ठीक है। रूल 7 लिखिएंगे प्लीज। वर्ड कोड में नहीं नहीं ये सब नहीं लिखना है, तो काम का नहीं है, काम का नहीं है, मैं नहीं पढ़ाना चाहता, काम का नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको जस्ट यूजुअली बता देता हूँ कि प्रोवाइजो क्या कहना चाहता है। प्रोवाइजो कहना चाहता है कि अगर कोर्ट परमिट कर देता है और उसको एग्जाम्पशन के ग्राउंड पे, और या फिर कोई ग्राउंड उसने प्लीड भी नहीं किया है, अगर वो ग्राउंड इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो ग्राउंड इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो मतलब उसको कंडीशंस पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन किसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन की, अपवाद या अपोजन की कंडीशन को साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि भैया मैं कैसे एंटाइटल्ड हूँ। होगा ना, अगर गलत कोर्ट में गया तो कोर्ट देगा ना ऑर्डर कि प्लीज सही कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, तो वो ऑर्डर लगा देगा। तो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, पहले तो आप कह रहे हो कि नहीं सूट लिमिटेशन में, फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं लिमिटेशन में नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट मतलब आपका असंगत अभिवचन नहीं होने चाहिए आपके। आप साबित करो पहले कि आप संडे के दिन गए थे और उस दिन बंद था, आप एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन प्रूव करो, वाली बात बोला जा रही है। आइए आगे, तो बहुत काम की बात नहीं, इसको लिखवाई जाए, समझने की बात है, समझ लो और क्या, कहीं पूछी भी नहीं जाती, ये मेंस वेंस में नहीं पूछा जाएगा, समझ में ही बात नहीं, ये प्री में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है, इंटरव्यू में। बच्चा कहता है ऑर्डर 7 रूल 6 में सर आप सूट का क्या कर सकते हैं, डिले का नॉन कर सकते हैं, मतलब अगर सूट टाइम पे भी नहीं फाइल हो रहा है तो भी आप उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सूट का कभी भी डिले कंडोनेशन नहीं होता, वाद के लिए कभी भी वाद पत्र में समा नहीं किया जाता। ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है, बांध के रखिए अपने अंदर। चलिए आगे चलते हैं, रूल 8 लिखिए, रूल 7 लिखिए, wherever any relief then it should be specifically stated, wherever any relief then it should be specifically stated। जहां कहीं भी कोई अनुतोष का दावा किया गया है, जहां कहीं भी कोई अनुदोष का दावा किया गया है तो उसे विनिर्दिष्ट रूप से लिखना होगा, तो उसे विनिर्दिष्ट रूप से लिखना होगा। wherever any relief then it should be specifically stated, which is simply or alternatively, which is simply or alternatively, जो कि सामान्यता या अनुकल्पता होगी, जो कि सामान्यता या अनुकल्पता होगी, जो कि सामान्यता या अनुकल्पता होगी। अल्टरनेट रिलीफ मैंने आपको बताया था क्या होता है। अल्टरनेट रिलीफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड व्हाट इज अल्टरनेट रिलीफ। अल्टरनेट रिलीफ क्या होता है ना सर, जैसे मान लीजिए ये एक जमीन है, ठीक है ना, ये एक ही जमीन है जिस पर बी के आगे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो ये अपने रिलीफ में लिखता है, जो प्लेंट होती है ना सर उसके लास्ट में देखोगे आप रिलीफ लिखी रहेगी, ये रिलीफ करता है सर या तो पोजीशन दिलाऊं। अभी जो एरिया है ना सर, ये एरिया जो पूरा जिसमें इसका घर है वो बहुत अच्छा एरिया नहीं है रहने के हिसाब से, और ये भी जाता है बेच बेच जाके निकले, तो इसने क्या किया, या तो पोजीशन दिलाओ या फिर उसी मूल्य की जिसकी उसकी वैल्यूएशन है ना, उतना पैसा मुझे उससे
दिलवाओ, बोल सकता है ना, या तो पोजीशन दे दो या फिर पैसा दे दो। तो सामने अगर मैं बोलूं कि जनरल रिलीफ मांगा है उसने कोर्ट से, तो उसने सिर्फ पोजीशन मांगा है। लेकिन अगर वो लिख रहा है कि मेरे को वैल्यू भी दे दो इसकी, या तो मेरे को जमीन दे दो या फिर वैल्यू दे दो, समझ में ही बात है। तो ये रिलीफ जो लिख रहा है उसको स्पेशली स्टेट करे, या तो सामान्यतः मांगे या फिर अनुकल्पता मांगे, या फिर या तो जनरल मांगे या सिंपली मांगे या फिर अल्टरनेट मांगे। ये चीज हमने यहाँ लिखी है। आगे लिखिए, नो नीड टू प्लीड फॉर जनरल रिलीफ, नो नीड टू प्लीड फॉर जनरल रिलीफ, नो नीड टू फॉर जनरल रिलीफ, नो नीड टू प्लीड फॉर जनरल रिलीफ। ये ये आवश्यक नहीं होगा कि ये आवश्यक नहीं होगा कि कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए, कोई ये आवश्यक नहीं होगा कि कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए। नो नीड टू प्लीड फॉर जनरल रिलीफ, ठीक है ना सर। रूल 8 में आइए, wherever separate grounds of relief, wherever separate grounds of for relief, then it shall be stated separately and distinctly, wherever separate grounds of relief, then it shall be stated separately and distinctly। जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी पृथक आधार पर कोई अनुतोष आधारित है, जहां कहीं भी पृथक आधार पर कोई अनुतोष आधारित है, जहां कहीं भी पृथक आधार पर कोई अनुतोष आधारित है, तो पृथकत और सुभिन्न कथन किए जाएंगे। तो पृथकत और सुभिन्नतः, तो पृथकतः और सुभिन्नतः कथन किए जाएंगे, देन दे शैल बी स्टेटेड सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली, ठीक है ना सर। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। वाद पत्र ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है, वाद पत्र ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है, वाद पत्र ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। रूल 9 लिखिए, रूल 9, wherever court order सर्विस ऑफ समन, wherever court order सर्विस ऑफ समन, जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा, जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा समन की तामील करने का आदेश दिया जाता है, समन की तामील करने का आदेश दिया जाता है, wherever court order service of summon under order 5 rule 9, under order 5 rule 9, under order 5 rule 9, जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा समन की तामील करने का आदेश दिया जाता है, आदेश 5 नियम 9 के अनुसार, तो आदेश 5 नियम 9 के अनुसार, तो court order service of summon under order 5 rule 9, then duty of plaintiff that, then duty of plaintiff that, तो ये वादी का कर्तव्य होगा कि, तो ये वादी का कर्तव्य होगा कि, तो ये वादी का कर्तव्य होगा कि 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर अमित, तो ये वादी का कर्तव्य होगा कि 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर समन की तामील के लिए, समन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क, अपेक्षित शुल्क व वाद पत्र की प्रति पेश करें, अपेक्षित शुल्क व वाद पत्र की प्रति पेश करें, वाद पत्र की प्रति पेश करें। It is a duty of plaintiff that within 7 days give copy of plaint, give copy of plaint with requisite fee, with requisite fee of service, with requisite fee of service, with requisite fee of service, with requisite fee of service। अब होता क्या चीज है ना सर, अब क्या कुछ लोग होते हैं सर, सूट तो फाइल कर देते हैं, बात सूट फाइल करने में दिक्कत नहीं है, ये प्रोसीजर जो है ना इनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि सर्विस ऑफ समन की जाए, कोर्ट ने बोला कि समन की तामील की जाए, ऑर्डर 5 रूल 9 में समन की तामील की जाए, ठीक है ना। कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली, आइए
जैसे मान लीजिए सर्विस ऑफ समन किया है ऑर्डर 5 रूल 9 के अंदर, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है समन भेजा जाए। आपको सेक्शन 27 याद होगा, सर्विस ऑफ समन में हमने पढ़ा था कि भैया समन के साथ समन का पर्पस क्या होता है। एक तो पर्पस बताया था उसने, एक तो अपीयरेंस के लिए कि एक तो उपस्थिति के लिए हो और एक रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हो। दो पर्पस है समन भिजवाने के। लेकिन समन को भिजवाना मतलब क्या होता है, समन के अंदर होता क्या है, समन के साथ में समन बेसिकली एक कोर्ट का कागज होता है, उसमें लिखा होता है भाई इतने टाइम को इतने इतने फलाना बजे आ जाना कोर्ट के अंदर, उसमें इतना सा लिखा होता है, कुछ नहीं है समन। और यहाँ पे कोर्ट के साइन और सील होते हैं, ऊपर कोर्ट का नाम होता है, भाई इतने इतने बजे न्यायालय क्रमांक इसमें आपको उपस्थित होना है इतने बजे, बस इतना सा लिखा होता है। समन के साथ में एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी होती है, एक वाद पत्र की कॉपी भी लगती है। अब वाद पत्र की कॉपी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि सर वो रिटर्न स्टेटमेंट किसको देख के बनाएगा, समझ में यही बात, भाई वो रिटर्न स्टेटमेंट बनाएगा कैसे जब तक उसके पास प्लेंट की कॉपी नहीं होगी। क्योंकि देखिए टेक्निकली प्लेंट जो होता है दो कॉपीज में होता है ना, डुप्लीकेट ऑर्डर 4 में पढ़ा है, ऑर्डर 4 रूल 2 में हमने। वाद पत्र की कॉपी क्या होती है सर, दो प्रतियां होती है इसकी, एक प्रति तो न्यायालय के समक्ष देते हैं और एक प्रति सामने वाली पार्टी को देंगे। लेकिन वकील जानता है कि उसको कितनी कॉपीज बनानी है, 3 कॉपी, एक ऑफिस कॉपी, एक कोर्ट कॉपी और एक डिफेंडेंट कॉपी। ऑफिस कॉपी तो रहनी चाहिए ना आपके पास भी, तो कोई कॉपी रहे ताकि आप उसकी फाइल तैयार करते हैं ना वकील लोग, तो उसी की कॉपी लगाते हैं उसमें। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेंट हो गया, सर्विस ऑफ समन हो गया। अब सर भैया समन भेजा ही नहीं जा रहा है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि सर हमारा जो प्लेंटिव है ना साहब, वो फी नहीं पे कर रहे हैं। किसकी नहीं फी पे कर रहे हैं, जो भैया प्लेंट और समन को भेजने के लिए जो फीस चाहिए ना, सर्विस ऑफ समन की जो फीस चाहिए, अगर आप वो फीस पे ही नहीं कर रहे, तो ये कह रहा है कि भैया 7 दिन के अंदर, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे देना यहाँ पे कि ठीक है सर्विस ऑफ समन करके बुलाया जाए, तो आपको 7 दिन के अंदर ये दोनों की फीस देनी है। 20, 30, 40 रुपए, 50 रुपए, जितनी भी फीस होती है ये आपको पे करनी होती है। इसी से तो क्या होगा सर, समन भेजा जाएगा, तभी तो कोर्ट भेजेगा समन। अगर आपने फीस पे नहीं करी तो क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा, आपकी बात पत्री खारिज हो जाएगी, तुमने फीस ही नहीं पे करी है। मतलब तुम नॉन सीरियस हो, तुम कोर्ट ऐसे आ गए मस्ती मजाक में घूमते घूमते तुम केस फाइल कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हम ऑर्डर 7 रूल 11 में पढ़ेंगे असल में ही कि क्यों जरूरी है, वाई ऑर्डर 7 रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने ये फीस नहीं पे करी तो उसका रेपरकशन, एक बार ऑर्डर 7 रूल 11 देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के 6 ग्राउंड है, 6 के 6 ग्राउंड टिप्स पे होने चाहिए, रट्टाफिकेशन फुल एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो हम 1-2 दिन क्लास में पढ़ेंगे ना, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निकाल के देखिए एक बार। और कौन से पॉइंट पे दिया हुआ है, ऑर्डर 7 रूल 11 के कौन सा पॉइंट है जहां पे 5 नो को फॉलो नहीं किया है, ABCDEF कौन सा है, कौन सा सर, कहां पे फॉलो नहीं, कहां पे फॉलो नहीं किया है वाद पत्र को, हाँ बताइए मुझे, अरे कौन सा है, अरे मूर्ख बच्चों F है ना, बोलो ना F, नहीं लिखा गया F, तो रूल 9 को फॉलो नहीं किया मतलब आपने फीस ही नहीं पे करी है, 7 दिन में आपने फीस नहीं दी, तो आपकी प्लेंट क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या होता है, सुनिएगा इधर बात, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या अंतर है, वाद पत्र को लौटा दिया जाना और वाद पत्र को खारिज किया जाना। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इनमें वो यही तो है कि अगर तुम्हारी प्लेंट रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोर्ट फीस जो थी वो खत्म। और कोर्ट फीस बहुत होती है, 2%, 4%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4% या 7% तक कोर्ट फीस होती है। मतलब 4 से 7 लाख तो क्या है सर, तो 4 से 7 लाख का सीधा नुकसान होता है, सिर्फ 50-60 रुपए की कोर्ट फीस देनी। आपने जो सर्विस ऑफ समन की फीस नहीं दी ना, तामील कर जो समन को तामील करने की जो शुल्क अदा करना था आपने नहीं किया, मत करो, कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट खारिज कर देगी, छोड़ो जाओ, तुम्हें सीरियस नहीं तो हम क्यों सीरियस हो। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कोर्ट इसमें, 7 दिन के मामले में, 7 दिन के मामले में न्यायालय बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। 7 दिन के मामले में क्या है कोर्ट, और बेसिकली अब फीस नहीं मांगी जाती आजकल, तुम्हें बताऊं, जब आप फाइल करते हो ना कोर्ट के अंदर तो ऑटोमेटिकली सब वो स्टार्टिंग में फीस ले लेती है रजिस्ट्री, बार बार थोड़ी ना पीछे भागेंगे आपके,
कितने रुपए की फीस दे, इतने रुपए की टिकट दे के जा। अब तुमने फाइल किया ना उसी टाइम पे, सब कुछ उसी टाइम पे होता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आपके आपसे फीस वगैरह कब ले ली जाती है? शुरुआत में ही। रजिस्ट्री सब शुल्क वसूल लेती है, रजिस्ट्री थोड़ी ना आपके पीछे पीछे भागेगी। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, तो प्रैक्टिकली सोचो, इतने सारे केसेस, इतने सारे वकील हैं, क्या जज साहब या फिर कोर्ट के अधिकारी भागेंगे क्या पीछे पीछे? 7 दिन में तुमने फीस दी नहीं दी। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा प्रोसेस हो, कहीं पे अगर ऐसा प्रोसेस फॉलो होता हो, तो वहां पे ये चीज की जाएगी। समझ में आई कहानी? ऐसी कहानी समझे नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मली क्या होता है, केसेस फाइल होते हैं रजिस्ट्री में, उसी टाइम पे पूरी टिकट विकेट ले ली जाती है इस पार्टी से। क्यों कोर्ट किसी का कर्ज लेके चलेगा? क्या कोर्ट किसी का कर्जदान बनेगा क्या? कोर्ट सब उसी टाइम करवा लेता है। ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन ऐसे हैं कि जहीं कहीं पे अगर ये चीज फॉलो नहीं होती है, वहां पे फॉलो की जाए। प्रैक्टिकलिटी में नहीं है, और ये ग्राउंड दिया हुआ है कि अगर आपने फीस नहीं दी 7 दिन में, तो ये सवाल पूछ लेते एग्जाम के अंदर, प्री के अंदर, वेरियस एग्जाम्स, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स में, गिन भी नहीं सकता इतनी बार। तो इस सवाल मैंने पेपर में देख लिया है कि इस कितने दिन में रिक्विजिट फी जमा करानी होगी, 7 दिन, 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो जितने भी दिन है ना सर, इनको हाईलाइट करके रखना। जितने भी दिन है ना, ये दिन को आप हाईलाइट करके रखिए। भाई 7 दिन का टाइम है, ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर कितने दिन का टाइम है? 7 दिन का समय आपके पास में। इन 7 days यू हैव टू डू इट। इसको हाईलाइट करके रखिए, इसको मार्क करके रखिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है ना? अब वो जो मेडिसिन ली थी उससे पूरे शरीर, तब पूरा शरीर गर्मी हो गई। न्यूमोसलाइट पेट पैरासीटामोल। आगे लिखिए, आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। What do you understand by return of plant? What do you understand by return of plant? What do you understand by return of plant? वाद पत्र के लौटा दिए जाने से आप क्या समझते हैं? वाद पत्र के लौटा दिए जाने से आप क्या समझते हैं? वाद पत्र के लौटा दिए जाने से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना? That's all for today. Not feeling well today, बहुत फीवरिश फील हो रहा है मुझे। ठीक है, अब ये ऑर्डर 7 जो है ना, ऑर्डर 7 रूल 10, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नीड 1.5 घंटे की पूरा लेक्चर इन दैट टॉपिक, इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ। और कल अगर हुआ तो मैं कल पहला लेक्चर ही सीपीसी का लूंगा। कल से लूंगा पहला लेक्चर सीपीसी का, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं किसी टॉपिक के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो ये चीज तो मैंडेटरी ही पूछेंगे आपसे। और जितना डीप में हम पढ़ेंगे इसको, उतने ही कंसेप्चुअल आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। यू डोंट हैव टू फियर फॉर सीपीसी। मुझसे इंटरव्यू में मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार मुझसे रिजेक्शन और रिटर्न पूछ लिया उन्होंने। अब आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये।